अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का बेटा फर्स्ट चैप्टर ही है हमारे पास, चैप्टर नंबर 10th क्लास का, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड देयर वेव्स। इसमें हम कवर करेंगे बेसिक डेफिनेशंस और बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो सबसे पहले एसएचएम होता क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है बेटा। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसी टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन है जिसमें आपके पास जो नेट फोर्स है हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट से। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये एक पेंडुलम कंसीडर करूं, अगर मैं उसको जितना दूर लेकर जाऊंगा, जितनी फोर्स लगाऊंगा, उतनी डिस्प्लेसमेंट इसमें आती जाएगी। जितना खींचता जाऊंगा स्प्रिंग को, उतना ही वो बेटा लंबा होता जाएगा। तो नेट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट के। और जितना मर्जी हम किसी चीज़ को उसके मेन पॉइंट से, सेंटर से दूर ले जाएं, वापस वो हमेशा कहाँ पे आना चाहिए, अपने मेन पॉइंट पे आना चाहिए। अगर आप एक पेंडुलम को, एक स्प्रिंग को उसके मेन पॉइंट से जितना मर्जी डिप्लेस कर दें, जितना मर्जी कंप्रेस कर दें, वो आता अपने मेन पॉइंट पे ही है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन से हैं बेटा, ये एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए भी, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं। तो एक तो ये फिक्स पॉइंट पे वाइब्रेट करता है। दूसरा, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन पोजीशन। ठीक है, एक्सेलरेशन डायरेक्टली टुवर्ड द मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन हमेशा किसकी तरफ होगी, मीन पोजीशन की तरफ होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब इससे आपके पास दो एमसीक्यूज आते हैं कि अगर एक आपके पास एक बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे ऑब्जेक्ट अपने मीन पोजीशन से सबसे ज़्यादा दूर होता है। और इसी तरह मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन जीरो होगी। क्यों? क्योंकि मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है, जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन एंड जीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, ये आपके पास है कि जो वेलोसिटी है वो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होगी, और इनर्शिया भी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम आपके पास आएगा, और जीरो होगी बेटा कहाँ पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर। अब रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स है जो पुल करती है मीन पोजीशन की तरफ चीज़ को। मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में मुख्तलिफ चीज़ें एज अ रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर एक्ट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, जो आपके पास सिंपल पेंडुलम है उसमें रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है वेट का वाई कंपोनेंट एम जी साइन थीटा। और जबकि जो बॉल एंड बॉल मोशन है उसके अंदर जो वेट है और वो आपके पास क्या कर रहा होता है, रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। इसी तरह मैस स्प्रिंग सिस्टम में जो मैस है वो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है उसमें। नेम सम टर्म्स ऑफ एसएचएम। एसएचएम के अंदर कुछ टर्म्स यूज़ की जाती हैं बेटा, ये अलग अलग भी आ सकता है और ये फार्मूला के अंदर भी इस्तेमाल आपके पास होता है। व्हाट इज़ वाइब्रेशन? अच्छा, वाइब्रेशन और साइकिल एक ही चीज़ है। वाइब्रेशन से क्या मुराद है कि एक ऑब्जेक्ट अपने मीन से एक्सट्रीम पे गया, एक्सट्रीम से मीन पे, फिर मीन से दूसरे एक्सट्रीम पे, दूसरे एक्सट्रीम से फिर मीन पे। तो एक कंप्लीट राउंड ट्रिप होता है बेटा। ये मेरे कर्सर को ज़रा देखिएगा, ये मीन पोजीशन थी, मीन से एक्सट्रीम पे गया, एक्सट्रीम से फिर मीन पोजीशन पे आया, फिर दूसरी एक्सट्रीम पे गया, दूसरे से फिर दोबारा मीन पोजीशन पर आया। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, वन वाइब्रेशन या वन साइकिल कहलाता है। टाइम पीरियड क्या है? इस पूरे साइकिल को होने में जितना टाइम लगता है वो आपके पास होता है टाइम पीरियड। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि आपके पास एक सेकंड के अंदर कितनी वाइब्रेशन हो रही हैं। अब वो एक सेकंड में अगर आधी वाइब्रेशन हो रही है तो इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0.5। अगर एक सेकंड में दो वाइब्रेशन हो रही हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी बेटा कितनी हो जाएगी, दो। पाँच हो रही हैं तो उसकी कितनी हो जाएगी बेटा, पाँच। ठीक है, तो एक सेकंड के अंदर कितनी वाइब्रेशंस हो रही हैं बेटा, वो उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। एम्पलीट्यूड क्या है कि एक जो आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है बॉडी, उसके डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से कितनी है। अगर वो इतना आया, ऊपर जा रहा है, इतना जा रहा है, जितना वो अवे होता जाएगा अपनी मीन पोजीशन से, इसका मतलब है उसकी जो एम्पलीट्यूड है उतना ही क्या होता जा रहा है, ज़्यादा होता जा रहा है। डैम्प ऑसिलेशंस क्या होती हैं बेटा? डैम्प ऑसिलेशन कोई भी ऑसिलेशन जो किसी रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में हो वो डैम्प ऑसिलेशन कहलाती है। व्हाट इज मेंट बाय डैम्प ऑसिलेशन, डैम्प मोशन? बेटा दुनिया में कोई भी चीज़ फ्रिक्शनलेस नहीं है, ठीक है, सवाल इंसान की ज़ुबान के, वो बस चलती जाती है। द फ्रिक्शन रिड्यूसेस द मैकेनिकल एनर्जी द सिस्टम एज पासिस।
द मोशन इज सेड टू बी डैम। जैसे ही फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस हो जाती है किसी भी मोशन में, तो वक्त के साथ साथ उसकी कोई मैकेनिकल एनर्जी फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में क्या हो जाती है, यूज हो जाती है, उसको हम कहते हैं डैम्प मोशन। ठीक है, एक फ्रिक्शन की मौजूदगी के अंदर मोशन को हम क्या कहेंगे, डैम मोशन। और इससे बेटा जो एम्पलीट्यूड होगा वाइब्रेटिंग बॉडी का, वो वक्तन फक्तन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। फिर वेव्स आ जाती हैं। व्हाट इज वेव? वेव बेटा मीडियम में डिस्टर्बेंस है, जिसकी वजह से जो आपके पास मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन में चले जाते हैं। ठीक है, अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम which causes the particle of a medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal interval of time। दो तरह की बेटा वेव्स होती हैं, मैकेनिकल वेव होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। मैकेनिकल वेव्स क्या क्या होती हैं बेटा? मैकेनिकल वेव्स की डेफिनेशन अगर हम देखें, ऐसी वेव्स जिनको कोई मीडियम रिक्वायर होता है अपने प्रोपागेशन के लिए, वो विदाउट मीडियम प्रोपागेट नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल जैसे साउंड वेव्स हैं, वाटर वेव्स हैं, ये बगैर पानी के या बगैर हवा के या किसी मीडियम के ये वेव आगे ट्रैवल नहीं कर सकती। फिर आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ जाती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं बेटा? ऐसी वेव्स जिनको प्रोपागेट करने के लिए, मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिस तरह रेडियो वेव आ गया, टेलीविजन है, एक्सरेज है, हीट है, लाइट वेव्स हैं, आर द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स आ जाते हैं। मैकेनिकल वेव्स आके दो हिस्सों में डिवाइडेड है, लॉन्गिट्यूडनल वेव और आपके पास ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होती हैं बेटा? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी होती हैं जिसमें आपके पास मीडियम का जो पार्टिकल है वो बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं, आगे और पीछे मूव करते हैं। इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, और इसकी एग्जांपल क्या होती है? साउंड वेव्स। डिफाइन कंप्रेशन। लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर बेटा अगर हम नेक्स्ट पेज पे डायग्राम देखें तो ये हमारे पास एक सिंपल सिल्की स्प्रिंग था। ठीक है, अब उसको अंदर मैंने डिस्टर्बेंस पैदा की, तो आप देखें इसमें कुछ चीज़ें एक दूसरे के करीब हो गई हैं, कुछ चीज़ें एक दूसरे से क्या हो गई हैं, अवे हो गई हैं। तो जोन से पॉइंट, जोन से लूप एक दूसरे के करीब है, उनको हम कंप्रेशन कहते हैं। और जोन से पॉइंट्स, जोन से लूप्स एक दूसरे से अवे हैं, उनको हम बेटा क्या कहते हैं? रेयरफेक्शन कहते हैं। व्हाट इज कंप्रेशन? लॉन्गिट्यूडनल वेव में कुछ रीजन्स होते हैं जो एक दूसरे के क्लोज होते हैं, उनको हम कंप्रेशन कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव में कुछ लूप्स जो होते हैं बेटा, वो स्प्रिंग के एक दूसरे से अवे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? रेयरफेक्शन कहते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स में बेटा आपके पास उसमें टू एंड बैक एंड फोर्थ था, इसके अंदर बेटा परपेंडिकुलर मूवमेंट होगी। ठीक है, एग्जाम्पल में बेटा आपके पास वाटर एंड लाइट वेव्स आ जाती है, इसको ट्रांसफर वेव्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये देखें, ये परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं आपके पास मीडियम के, तो ये आपके पास कौन सी वेव है? ट्रांसफर वेव्स है। अच्छा बेटा, उसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन था, इसमें क्रस्ट और ट्रफ होते हैं। क्रस्ट बेटा हाईएस्ट पॉइंट है, जबकि ट्रफ क्या होते हैं बेटा? लोएस्ट पॉइंट होता है मीडियम का फ्रॉम द मीन पोजिशन। रिपल टैंक। अच्छा, रिपल टैंक क्या बेटा? ये एक टैंक है जो आपके पास प्रोड्यूस करता है वाटर वेव। इसकी डायग्राम लगाना आई थिंक मैं भूल गया हूँ। ठीक है, रिपल टैंक इज अ डिवाइस टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स एंड स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी कंस्ट्रक्शन देखें तो इसमें एक रेक्टेंगुलर ट्रे होता है जिसका ग्लास बॉटम होता है, तकरीबन आधा मीटर ऊंचा इसका स्टैंड होता है जिसको टेबल कहते हो। वेव्स कौन प्रोड्यूस करता है? उधर एक पैडल लगा होता है। अब तीन तरह की बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो वेव शो करती हैं, तमाम वेव शो करती हैं। उसमें रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है और डाइफ्रैक्शन है। रिफ्लेक्शन के अंदर बेटा क्या होता है? इसमें जो वेव्स होती हैं एक मीडियम की दूसरी मीडियम पे फॉल करती हैं और वापस फिर बाउंस बैक होकर आ जाती हैं। ठीक है, एक मीडियम में चल रही हैं, दूसरे मीडियम के सरफेस पर लगी और लगकर फिर क्या आ गई? वापस आ गई। फॉर एग्जांपल ये देखो, इंसिडेंट वेव जा रही हैं, अपने दूसरे पर लगी और लग के बेटा दोबारा उसी मीडियम में क्या आ गई? वापस आ गई। ये देखें आप। अच्छा बेटा, इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो उसकी एंगल ऑफ डायरेक्शन या जो आपके पास डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। व्हाट इज डाइफ्रैक्शन? इट इज अ बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स।
बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द शार्प एजेस और कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टिकल और स्लिट्स इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। बेटा आपने अक्सर का देखा होगा, बल्कि किया भी होगा, जब आपने आवाज़ किसी को देनी होती है आप अपने हाथ से कौन सी बना लेते हो, उससे क्या होता है, आवाज़ फैल रही होती है। अब होता क्या है, आवाज़ क्योंकि एक वेव है, साउंड एक वेव है, जैसे वो एक स्लिट से गुजरती है तो वो फैल जाती है। तो बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द शार्प एजेस और कॉर्नर ऑफ स्लिट्स इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। और दूसरी बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर स्लिट का साइज छोटा होगा डायफ्रैक्शन ज़्यादा होगी। ये देखो स्लिट का साइज छोटा है, कितनी ज़्यादा वेव बेंड हुई है, लेकिन अगर स्लिट का साइड बड़ा है तो वेव की डायफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये एमसीक्यू याद रखिएगा, स्लिट का साइज छोटा तो डायफ्रैक्शन ज़्यादा, स्लिट का साइज बड़ा तो डायफ्रैक्शन कम। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके पास आते हैं कि फार्मूला बताएं बेटा मैस स्प्रिंग सिस्टम का। मैस स्प्रिंग सिस्टम में बेटा आपके पास टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के, सिंपल पेंडुलम आ जाता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्रैक्टिव सिस्टम, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्रैक्टिव वेव रिपल टाइम में क्यों सेम रहती है, क्योंकि उसके नीचे बेटा जो पैडल वाइब्रेटर लगा हुआ है वो तो अपनी सेम ही स्पीड से मूव कर रहा है ना, जो वाटर वेव्स बना रहा है, तो वाटर वेव्स बनने की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। हाँ, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि उसकी वेवलेंथ चेंज हो रही है। ठीक है, और इसके अलावा बेटा एक ना क्वेश्चन आता होता है बेटा, कंपैरिजन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी एंड वेवलेंथ। तो आप याद रखना v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। और इसके अलावा बेटा एक क्वेश्चन आपके पास आता है, एमसीक्यू आता होता है कि वेव ट्रांसफर ओनली एनर्जी, वेव्स मैटर ट्रांसफर नहीं करती, वेव एनर्जी ट्रांसफर करती हैं। और इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग है बेटा, न्यूमेरिकल्स के अलावा अगर बताया जाए तो आपके पास, न्यूमेरिकल्स के अलावा अगर बेटा बताया जाए तो उसमें अगर हम देखें तो सिंपल पेंडुलम सबसे इम्पोर्टेंट है, और टाइप्स ऑफ वेव्स एक दफ़ा बोर्ड बेटा बोर्ड पे आया हुआ है। मैथ स्प्रिंग सिस्टम इम्पोर्टेंट है, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर हम इस पर बैठ लें तो ये तीन है। अल्लाह हाफिज़।